ये जो लफ्ज घोड़ा है, घोड़े मेरे वालिद साहब सवारी नहीं करते थे, लेकिन घोड़े होते थे, घोड़ियाँ होती थी। नेज़ाबाजी है, पोलो है, जंपिंग है। नेज़ाबाजी मैंने पहले दफ़ा देखी जब एचएसएन गया, आप पोलो में आए, कोई 1990 में शुरू की। किस क्लब के साथ आप दौड़ते रहे? पंजाब क्लब के साथ थी। किसी बड़ी टीम के साथ आपका मुकाबला? फाइनल आ गया फारूक बंदयाल साहब की टीम के साथ। कहाँ तक की आपने हॉर्स जंपिंग? एचएसएन में भी जीता मैं हॉर्स जंपिंग। सर, पोलो के बारे में बताइए। एवरेज 2 गोल तक मैं गया हूँ। आप कोचिंग भी करते रहे हैं। ईरानियों का डिफरेंट स्टाइल था, इंग्लैंड में भी सीखी। अमेरिका में वेस्टर्न जो काउबॉय स्टाइल होता है। जो मेन वर्ड है जिसको हम कहते हैं सवार, इंसान और घोड़े का आपस में सिंक होना। क्या मैसेज देना चाहें? कोचिंग लें, बैठना कैसे है, रकाब कितनी लंबी हो, उसका हाथ किधर हो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल शफी और आप देख रहे हैं सुल्तान पॉडकास्ट। आज हम मौजूद हैं लाहौर पोलो क्लब में और हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं वो बेहतरीन नेज़ाबाज भी रह चुके हैं, पोलो भी खेल चुके हैं, पोलो के हवाले से बेहतरीन कोचिंग भी कर चुके हैं, पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। मेरी मुराद मलिक आजम हयात नून। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर? खैरियत से? थैंक यू सो मच जी। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, वो ना वो मसरूफियात से आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। नहीं जी, एनी टाइम। घोड़ों के लिए, घोड़ों के चाहने वालों के लिए हर वक्त अवेलेबल। सर, सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि जो लफ्ज़ घोड़ा है वो आपकी ज़िंदगी में कहाँ से शुरू हुआ? मैं कराची में पैदा हुआ, लेकिन मेरे वालिदैन गांव में रहते थे, सरगोदा में। फतेहपुर नून हमारा गांव है। तो जल्दी ही मैं गांव चला गया और वहीं फर्स्ट ईयर्स मैंने वहाँ पे गुजारे स्कूल जाने तक। स्कूल जाने से पहले वहीं गांव में सवारी शुरू की। वहाँ पे घोड़े मेरे वालिद साहब सवारी नहीं करते थे, लेकिन घोड़े होते थे, घोड़ियाँ होती थी गांव में। उस ज़माने में मुंशियों के इस्तेमाल में या और चीज़ें उनके लिए इस्तेमाल होती थी। तो वो बचपन में हमने उन पे सवारी करनी और सीखनी और उन पे बाहर जाना और एंजॉय करना, वहाँ से शौक़ पैदा हुआ। तो आई डोंट नो 4 साल की या 5 साल की उम्र में शुरू की सवारी। तो सर सवारी में आपने खुद से ही स्टार्ट की या आपके कोई उस्ताद भी हैं सवारी में? बचपन में तो कोई उस्ताद उधर नहीं था। वही जो सही घोड़ों का ख्याल रखते थे, वही उठा के ऊपर बिठा देते थे और बाहर ले जाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता लंबा चक्कर मारना, आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते गए, लंबे लंबे चक्कर मारने। मेरे बड़े भाई थे नदीम, वो और मैं इकट्ठे हमने राइड करनी। बल्कि शुरू में हमारे पास उस ज़माने आपको पता है हन्ने वाली काठियाँ होती थी देसी, तो वो ज़्यादा थी, एक आधी सपाट थी। तो हमने आपस में किया हुआ था कि एक दिन वो सपाट पे बैठेगा, एक दिन मैं बैठूंगा। और अक्सर हम उस उम्र में सिर्फ जो तारू होता था, जो तारू कहते हैं, या कपड़ा होता था, उसके ऊपर बैठ जाते थे। कभी काठी पे बैठ जाते थे, कभी काठी के बगैर। तो कई साल हम इसी तरह कभी काठी पे, जीन पे और कभी जीन के बगैर सवारी करते रहे। काफ़ी अरसा, कई साल करते रहे। फिर बाद में जाके और जीनें खरीदी और जिस तरह चलते रहे, तो उधर से आहिस्ता आहिस्ता शौक़ बढ़ता गया। और वालिद साहब ने इनकरेज किया, ऑल्दो वो खुद सवारी नहीं करते थे, बट उन्होंने हमें बहुत इनकरेज किया, दोनों भाइयों को। और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता घोड़े भी ले दिए, सामान भी ले दिया, और वो खुश होते थे हमें देख के सवारी करते हुए। तो उनकी इनकरेजमेंट की वजह से हमारा ये शौक़ बढ़ता गया और मतलब
हमारा जो है ये मेरे भाई तो प्रोफेशनल बन गए, ड्रेसाज और 3 डे इवेंटिंग में चले गए, अमेरिका चले गए। तो मुझे भी बेसिकली हम हॉर्स लवर्स थे, घोड़ों का शौक था, घोड़ों की सवारी का शौक था। फिर उसके बाद आप सवारी करते करते फिर आहिस्ता आहिस्ता आप हॉर्स स्पोर्ट्स में, एक्वाइन स्पोर्ट्स में घुस जाते हैं। जो भी स्पोर्ट हो, किसी का ध्यान नेज़ाबाजी की तरफ चला जाता है, किसी का पोलो की तरफ, किसी का जंपिंग, जो भी आपको स्पोर्ट अवेलेबल हो आप अपने इलाके में, अपने मुल्क में, या जिस तरफ ट्रेंड हो तो उस तरफ बंदा अट्रैक्ट होता है और उसमें फिर घुस जाता है। सर इसी तरह सवारी के बाद 3-4 गेमें हैं जिसके अंदर आप बड़ा डिटेल जो हैं इन्वॉल्व रहे हैं, करते भी रहे हैं। नेज़ाबाजी है, पोलो है, जंपिंग है, हॉर्स की। तो इब्तदाई जो ट्यूशन थी आपकी नेज़ाबाजी की, उसकी बात करें तो वो आपने कहाँ से? जी, वो नेज़ाबाजी मैंने पहले दफ़ा देखी जब एचएसएन गया तो वहाँ बचपन में क्लास 2 में सवारी शुरू होती थी। उस वक्त लेट्स से 7 साल की उम्र में वहाँ पे सवारी शुरू की आहिस्ता आहिस्ता। एचएसएन में हमारे इंस्ट्रक्टर थे रसालदार साहब, वज़ीर अली साहब। वो हमें सिखाते थे किस तरह बैठना है, किस तरह रास पकड़नी है, किस तरह बैलेंस अपने आप को करना है, टांग कहाँ हो, हाथ कहाँ हो, ये सारी चीज़ें वो बताते थे। आहिस्ता आहिस्ता वॉक किया, फिर ट्रॉट किया, फिर कैंटर किया, करते 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 हम छोटे छोटे थे तो वहाँ खड़े होके हमने सीनियर्स जो नेज़ाबाजी कर रहे होते थे उनको देखना। हम जब बहुत जूनियर स्कूल में थे तो उस वक्त आसिफ टिवाना साहब नेज़ाबाजी कर रहे होते थे, इसी तरह और उनके साथ के अफाक टिवाना साहब थे और अमजद अली नून साहब थे जो जिनको हम जानते थे, और भी बहुत सारे सवार थे। फिर बाद में शाहिद नवाज नियाजी आए, ज़फ़र इब्राहिम आए, कमरुज़्ज़मान ख़ान आए, आरिफ यार टिवाना आए और आए, इसी तरह पठान सवार भी थे बहुत सारे, वजीउल्लाह थे, उनको देखा। फिर क्लास 6 में एचएसएन में बच्चों को टेंट पैकिंग पे लगाया जाता था। सो क्लास 6 में फिर शुरू की टेंट पैकिंग। पहला घोड़ा जो मुझे मिला आफ्ताब उसका नाम था, कुमैत रंग का घोड़ा था, दरमियाना साइज, ये वो जो बच्चों के लिए आसान होती थी। उसमें मैंने टेंट पैकिंग सीखी क्लास 6 में। फिर वहाँ पे ट्वाइस वीक टेंट पैकिंग आपको कराते थे, हफ्ते में 2 दफ़ा। सो वो करते करते रोज़ आहिस्ता आहिस्ता रसालदार साहब ने समझाना किस तरह भागना है, स्टाइल किस तरह बनाना है, राइट ही टांग किधर करनी है, लेफ्ट बाजू किधर हो, एल्बो अंदर होए, एल्बो बाहर ना जाए, दोनों एल्बोज अंदर होए, हाथ आपका सीधा हो, लेफ्ट राइट ना हो, फुल लंबा भी ना हो, बेंड हो एल्बो में, ये सारी चीज़ें, ऊपर देखें नीचे ना देखें, एक अच्छी ताकि खूबसूरत लगे बंदा। जी, बेसिकली जो ये स्टाइल सारा एचएसएन वालों का है, ये रसालदार वज़ीर अली साहब की वजह से है। उन्होंने ये सबको सिखाया और वो आई थिंक बड़े यंग एचएसएन में आए। मेरे मामू बताते हैं ज़िया नून साहब के उनके ज़माने में भी रसालदार वज़ीर अली साहब थे, तो ये बहुत पुराने एचएसएन में थे और हमारे बाद भी बड़े साल रहे। सबको उन्होंने, मेरे अंकल्स को सिखाई नेज़ाबाजी, फिर हम लोगों को सिखाई, फिर हमारे बाद जो लोग आए उनको भी सिखाए। और वो बिकॉज उन्हीं का स्टाइल होता था तो सारे एचएसएन के लड़कों का ना मिलता जुलता स्टाइल होता था, थोड़ा बहुत तो फ़र्क सारों का होता है। तो जब एचएसएन वाले लड़के कहीं भी भागते थे पता लगता था कि जी एचएसएन के लड़के भाग रहे हैं, बिकॉज उनका स्टाइल एक डिफरेंट होता था। तो वहाँ से नेज़ाबाजी देखी एचएसएन में पहली दफ़ा, वहाँ सीखी
फिर बाहर जाके भी की, मेलों पे भी की। और उधर से नेज़ा पहला जो स्पोर्ट था घोड़ों के साथ वो नेज़ाबाजी वो सीखी और उसके साथ एक लगन हुई और फिर ऑफ एंड ऑन करते रहे। सर नेज़ाबाजी के बाद आप पोलो में आए, पोलो की इब्तिदा आपकी कैसी हुई? एक्चुअली एहसन में ना आपको सिर्फ नेज़ाबाजी नहीं, आपको जंपिंग भी सिखाते हैं, स्कूल वर्क्स भी सिखाते हैं। सो वो तीनों डिसिप्लिन्स आपको सिखाते हैं वहाँ पे, और कॉम्पिटिशन्स भी तीनों डिसिप्लिन्स के होते हैं। आपको साथ साथ जंपिंग भी सिखाते हैं। जंपिंग का एक और स्टाइल होता है, उसका बैलेंस और होता है, उसकी छोटी रकाबें होती हैं, आप थोड़ा जंप करते हैं, उठ के करते हैं, रासें आप आगे पीछे करते हैं, घोड़े के गर्दन के साथ घोड़ा स्ट्रेच करता है। तो वहाँ उस जंपिंग को भी सिखाते हैं। फिर आपको स्कूल वर्क सिखाते हैं, ट्रॉट कैसे करना है, बाहर वाली टैंक पे बैठना है और अंदर वाली पे खड़े होना है सर्कल में। उसके बाद आपको कैंटर सिखाते हैं, कैंटर के जी राइट लीड पे जा रहा है घोड़ा या लेफ्ट लीड पे जा रहा है, वो आपका राइट सर्कल में राइट लीड होती है, लेफ्ट सर्कल में लेफ्ट लीड होती है, वो चीज़ें आपको सिखाते हैं। सो बचपन में ही आपको घोड़े का बैलेंस, उसकी गेट, उसकी जो चालें हैं, वो ट्रॉट कैंटर तीनों चीज़ें सिखाते हैं, और उसके ऊपर बैठना और अपने आप को बैलेंस करना, वॉक में किस तरह बैलेंस करना है, ट्रॉट में किस तरह करना है, कैंटर में किस तरह करना है, और आपके बैलेंस के साथ घोड़े का भी बैलेंस होता है या घोड़े के बैलेंस के साथ आपका बैलेंस होता है। ये दो चीज़ें सिंक होनी चाहिए। दो जाने हैं, घोड़ा है बंदा है जी, दोनों जाने सिंक होएंगी तो बैलेंस बनेगा। अगर आपका और घोड़े का बैलेंस ना बने तो ना आप कंफर्टेबल होएंगे ना घोड़ा कंफर्टेबल होएगा। तो वो दोनों जाने एक जान हो जाएंगे और फिर वो चीज़ें आगे चलेंगी। उसके बाद ये तो इब्तदा है ना, फर्स्ट थिंग है बैलेंस। उसके बाद फिर ग्रिप है, फिर और आप चीज़ें, फिर आपके हैंड्स हैं, हाथों की पोजीशन है पहली बात। दूसरी बात ये है कि हाथ आपके, कुछ लोग समझते हैं कि जी एक जगह फिक्स्ड है, फिक्स्ड नहीं होते हाथ आपके। हाथ फिक्स्ड होते हैं सॉर्ट ऑफ, लेकिन आपकी उंगलियां फिक्स्ड नहीं होती। बिकॉज जब घोड़ा चलता है ना तो घोड़े की गर्दन आगे पीछे होती रहती है, आगे पीछे वॉक में, ट्रॉट में, कैंटर में, हर वक्त आगे पीछे अपने आप को बैलेंस करता है, गर्दन मुंह आगे पीछे होते हैं। सो आपकी जो उंगलियां हैं ना वो फ्लेक्सिबल होती हैं। जैसे ही घोड़ा रास लेता है आगे को, आपकी उंगलियां खुलती हैं। जैसे घोड़ा रास देता है आपको, आपकी उंगलियां कंट्रैक्ट होती हैं, ताकि आपकी जो टेंशन है ना रेंज के अंदर यानी रास के अंदर भी, वो कांस्टेंट होए। ये नहीं कि घोड़े के मुंह को झटका लग रहा हो, ये ना हो कि किसी वक्त घोड़े को महसूस होए सख्ती और किसी वक्त नरमी, नहीं, एक लाइट टेंशन होए घोड़े के मूवमेंट के साथ साथ, आपका हाथ आगे पीछे जा रहा हो या आपकी उंगलियां आगे पीछे जा रही हो, तो उसको एक कांस्टेंट टच जो है ना, सेंसेशन मुंह में हो, और फिर उस सेंसेशन के बाद बाकी चीज़ें सारी चलती हैं। जब आपने टर्न करना है तो आपने की राइट, लेफ्ट टर्न करना है तो लेफ्ट को थोड़ा कंट्रैक्ट करेंगे ताकि उसको महसूस होए कि मैंने लेफ्ट जाना है। राइट टर्न करना है तो राइट को आप थोड़ा करेंगे। अगर आपने रोकना है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो उंगलियों की या हाथ की है उसको रोक देंगे तो घोड़े को महसूस होगा कि अब मैंने रुकना है। सिर्फ हाथ नहीं होते, फिर उसके बाद आपका बैलेंस, बॉडी वेट होता है। आपने बॉडी वेट आगे किया, घोड़े को महसूस हुआ कि मैंने आगे जाना है। आपने बॉडी वेट थोड़ा पीछे किया, बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पीछे दी, ज़रा सीट में वज़न को दबाया, उसको समझ आई कि मैंने स्लो होना है या मैंने रुकना है। फिर आपने राइट को किया, लेफ़्ट को किया। एंड उसके अलावा यहाँ पे लोग कई लोग अच्छा नहीं समझते कि जी आवाज़ भी साथ दें, कई लोग समझते हैं, बट ये तीनों चीज़ें जो है ना, आपका बॉडी वेट, आपकी रेंज और आपकी आवाज़,
ये तीनों चीज़ें इंस्ट्रक्ट करती हैं घोड़े को। जब आप ट्रेन करते हैं या राइड करते हैं तो आप तीनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं उसको डायरेक्शन देने के लिए, उसको बताने के लिए। चौथी चीज़ ये है कि आपके पास विप होती है, छड़ी होती है, वो मारने के लिए नहीं होती, वो पनिशमेंट के लिए नहीं है। कई लोग समझते हैं कि जी विप जो है घोड़े को मारने के लिए, पनिश करने के लिए नहीं। वो आपके बाजू की या आपकी एड की एक्सटेंशन है, उसको इंडिकेट करने के लिए। आपने लेफ्ट के पेट पे लगाई विप तो उसने पेट थोड़ा बाहर को किया। आपने राइट साइड पे अगर दो विपें पकड़ी हुई हैं, राइट के पेट पे लगाई तो पेट राइट से उसने थोड़ा अंदर किया, लेफ्ट को बाहर किया। वो कर्व में घोड़ा आ गया। या आपने शोल्डर पे लगाई या आपने क्वार्टर पे लगाई, वो आपकी एक एड है, एक हेल्प है कि जहाँ पे आप एडी से नहीं पहुंच सकते वहाँ पे आप विप के साथ पहुंच के उसको इंडिकेट करें। सो ये चीज़ें होती हैं उसको घोड़े को ट्रेन करने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको समझाने के लिए कि आप क्या चाहते हैं। सो वहाँ से इब्तदा हुई, इन चीज़ों में घुसा। और फिर पोलो लेटर स्टेज पे अमेरिका से वापस आके कोई 1990 में शुरू की। बिकॉज़ जो मेरे सारे दोस्त यार कज़न्स थे, आतिफ टिवाना वगैरह, ये सारे पोलो खेल रहे थे, तो उधर से मेरा भी शौक बना और फिर मैं पोलो में घुसा। सब नेज़ाबाजी जो है सीखने के बाद बेसिक चीज़ें जो आपने लर्न कर ली वहाँ से, तो पाकिस्तानी जो हमारा कल्चरल लिबास है वो पहन के कलर यूनिफॉर्म में किस क्लब के साथ आप दौड़ते रहे? मैं क्लब ज्वाइन करने से पहले या हम स्कूल में ही थे तो हमने वालिद साहब ने ले जाना सरगोदा ओलंपिक कमेटी में ले पे, और उधर देखने के लिए नेज़ाबाजी हो रही थी। तो हम बच्चे थे तो हमारा भी बड़ा दिल करना। हमारी ज़्यादा ताल्लुकात और दोस्तियाँ वो पंजाब क्लब के साथ थी, मेकन हज़रात के साथ, मियाँ असगर यात वगैरह के साथ, इन लोगों के साथ ज़्यादा, और नंगियानों के साथ। तो हमारे एक अंकल होते थे सरदार सिकंदर याद मेकन, उन्होंने पहली दफ़ा उन्होंने कहा कि बच्चों तुमने नेज़ाबाजी करनी है। हम ऐसे ही गए हुए थे देखने, छोटे छोटे थे, आई थिंक 13-14 साल के होंगे, 13 के होंगे, 12 के, तो 12 एक मेरा ख्याल है। तो उन्होंने कहा नेज़ाबाजी करनी है, तो हम दोनों भाइयों ने फ़ौरन कहा। हमें तो मौका चाहिए था कि कोई चांस दे के कर ले। तो पहली दफ़ा मेले पे वहाँ सरगोदे की, आई थिंक पंजाब क्लब के ही घोड़े थे, और मुझे याद है मैं छोटा सा ही फुल मुश्का देसी घोड़ा था, आई थिंक मियाना हज़रात का वो घोड़ा था। तो वो उन्होंने मुझे दिया। भाई को एक नुकरा मिला, उसने नुकरे पे नेज़ाबाजी की, मैंने उस मुश्के पे की। क्या नेज़ाबाजी तो हमने क्या करनी थी, बहरहाल हमने बड़ा एंजॉय किया और बड़े एक्साइटेड, जिस तरह बच्चे होते हैं। जी, वो एक पट्टी उस नौकर ने पकड़ के भगा दी हमें, और वो 2 दिन मेरा ख्याल है नेज़ाबाजी की बातें होती रही। उसके बाद किला शिल्ला तो आई डोंट रिमेंबर, या मेरा नहीं ख्याल हमने उठाया होगा, बट वो एक इब्तिदा थी बाहर नेज़ाबाजी की, और एक नशा आपको लग जाता है। ये ऑब्वियसली बड़ी एड्रेनलिन थ्रिल है, पट्टी भागने की एक्साइटमेंट होती है, मज़ा आता है। तो उसकी वजह से फिर जो इंसान है वो कहता है दोबारा मैं भागूं, तो वो एक नशा सा आया, वहाँ से शुरू हुआ। सर नेज़ाबाजी के अंदर जब आए, किसी बड़ी टीम के साथ आपका मुकाबला हुआ हो, पोजीशन ली और आप अभी भी उसको याद करते हो? जी, हम पहले तो एटसन के ज़माने में हम 83 में हम जीते। उसमें अब्दुर्रहमान टिवाना, एहसान टिवाना और आतिफ यार टिवाना और मैं,
हम 4 थे, हम सेक्शन जीते। फिर हमारी HSN की सेक्शन ऑफ 8 थी, वो भी हमने फुल हाउस किया, ऑल 8 पेग्स, 83 की बात है। तो वो हम जीते उधर। उसमें मुझे नहीं याद कौन कौन था, पुरानी बात है। वो हम 83 की बात है, आई थिंक। उसके बाद शायद 1-2 साल हॉर्स शो हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। फिर 90s में आके पुशाब का मेला हमने 3 दफ़ा जीता, जिसमें मैं तो सिर्फ 2 दफ़ा भागा उन 3 सालों में, लेकिन टीम 3 दफ़ा जीती। उसमें एहसान टिवाना साहब थे, फिर आसिफ यार टिवाना साहब, फिर आतिफ टिवाना, फिर सैफ टिवाना, और मैं। एक आध बंदा मिसिंग होता था हर साल। आई थिंक अब्दुर्रहमान टिवाना भी भागा, असद यार टिवाना भी। 2 साल मैं भागा, और हम जीते दोनों साल सेक्शन वाली। एक जो मेमोरेबल चीज़ याद है, हमारा फाइनल आ गया फारूक बंदयाल साहब की टीम के साथ, और बहुत अच्छी उनकी टीम थी, बहुत ही अच्छी टीम थी। हमने जिस दिन फाइनल था उसकी शाम को, उससे पहले शाम को हमने उनको देखा प्रैक्टिस करते। तो आई थिंक 4 पट्टियाँ वो भागे पड़ताड़ियों पे, और हर दफ़ा 16 नंबर किए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम, और बहुत मेले उन्होंने उस ज़माने जीते। तो नेक्स्ट डे फाइनल था, फाइनल पे हम पहले भागे आड़ियों पे, हमने 16 किए। फिर उनकी बारी थी। अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से कोई गलती हुई या कोई वजह ऐसी हुई कि वो 2 बंदे एक ही पट्टी पे चले गए। 3 उन्होंने उठा लिए, तो चौथा जो था उसके आगे किल्ला ही नहीं था, तो इसलिए वो हार गए। वरना मेरा ख्याल है कि अगर वो 4 पट्टियों पे जाते ना, तो वो हमें आराम से हरा देते। आई थिंक इट वाज आवर गुड लक एंड देयर बैड लक के वो हार गए, बट मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमारे से वो बहुत बेहतर टीम थी। सर, हॉर्स जंपिंग जो है इंटरनेशनल लेवल पे आप किन किन कंट्रीज में जाते रहे, कहाँ तक की आपने हॉर्स जंपिंग? मैंने HSN में भी जीता मैं हॉर्स जंपिंग। फिर मैं 3 साल इंग्लैंड रहा स्कूल में, 3 में से 2 साल मैं जीता वहाँ पे जो जंपिंग कंपटीशन, शो जंपिंग जिसको कहते हैं। 1 साल मेरा बड़ा भाई जीता, उसने मुझे हराया, और 2 साल मैं जीता। 1 साल मैंने उसको हराया, 1 साल उसने हराया, उसके बाद वो चला गया, बाकियों को मैंने हराया। तो वहाँ से बेसिक जो मेरी इम्प्रूव हुई जंपिंग वहाँ से हुई, बिकॉज वहाँ पे बड़े अच्छे कोचेस थे, बड़े अच्छे सवार थे। उनका कॉन्सेप्ट राइडिंग का, जंपिंग का हमारे से बहुत बेहतर था पाकिस्तान से। उनका स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा था, कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे थे, तो जंपिंग वहाँ से ज़्यादा सीखी। फिर अमेरिका में भी जंपिंग करता रहा मैं यूनिवर्सिटी के दौरान। वहाँ कॉम्पिटिशन्स नहीं किए, लेकिन जंपिंग काफ़ी की। क्रॉस कंट्री के जंप्स भी किए, इंग्लैंड में भी, वहाँ भी। क्रॉस कंट्री जो है मुझे वो ज़्यादा पसंद थी, बिकॉज़ वो एक लंबा ड्यूरेशन होती है, लेट्स से उसमें 30 जंप हैं, और वो बाहर कंट्री साइड में ओपन एरिया में जंप्स हैं। शो जंपिंग जो है वो अरीना में होती है, अरीना के अंदर ही आप सर्कल कर रहे हैं, उधर ही जंप्स कर रहे हैं, लेग चेंज करके सर्कल चेंज कर रहे हैं। ये कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, कभी 2 का कॉम्बिनेशन होता है, कभी 3 का भी होता है, कभी सिंगल का भी होता है। तो वो कॉम्बिनेशंस के साथ कई कॉम्बिनेशंस होते हैं। एक स्टेप होता है 2 जंपों के दरमियान, सिर्फ आपका घोड़ा लैंड करता है, एक स्टेप लेके फिर उठता है, उसको टाइम नहीं मिलता। कई दूर जंप्स होते हैं, सो वो कई स्ट्राइड्स लेके और फिर उठता। पर उसमें ये शो जंपिंग में ये होता है कि आपका जो घोड़ा है ना, जहाँ से उसने टेक ऑफ करना है ना जंप, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज वो दूर से जंप टेक ऑफ कर जाएगा तो भी उसका जंप खराब होगा, जंप के बहुत नज़दीक आ जाएगा तो भी खराब होएगा, जंप गिरने का चांस है।
सो वो एक आइडियल डिस्टेंस होता है अकॉर्डिंग टू द हाइट। अगर छोटा जंप है तो उसका डिफरेंट डिस्टेंस होता है जंप लेने का, टेक ऑफ लेने का, और हायर जंप है तो उसका एक, बिकॉज उसने वर्टिकल ज़्यादा जाना। सो ये सारी चीज़ें आपको सिखाते हैं कि जी आप घोड़े को एक सर्टेन डिस्टेंस से टेक ऑफ कराएं। सर पोलो के बारे में बताइए कि पोलो किस लेवल तक आपने पाकिस्तान में कहाँ तक खेली, इंटरनेशनल भी खेलते रहे, पोलो के बारे में हमें बताइए। जी मैं कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं था पोलो का, एक एवरेज 2 गोल तक मैं गया हूँ। मैंने लेट शुरू की, जैसे बताया 30s की एज में आके शुरू की, तो ना मेरे पास पोलो पोनी ट्रेंड थे, ना मुझे खुद आती थी, सोटी भी नहीं हाथ में कभी पकड़ी थी। सो मैं एक बिल्कुल नौवे से, 0 से मैंने शुरू की पोलो, और घोड़े भी मेरे पास ट्रेनर कोई नहीं था, मैंने खुद शुरू से ट्रेन करने शुरू किए। मुझे आता ही नहीं था उनको ट्रेन करना। पहली बात होती है घोड़ा हो, आपका ट्रेंड हो। सो मैं खुद भी ट्रेन नहीं था, घोड़े भी ट्रेन नहीं थे। सो वो एक रेसिपी फॉर डिजास्टर थी। मुझे कई साल लग गए अपने घोड़े सेट करते तक, खुद भी सीखते और घोड़ों को भी सिखाते। कम से कम 3 साल के बाद मेरे जाके घोड़े सेट हुए और खुद भी थोड़ा सेट हुआ, बिकॉज शुरू में मुझे भी नहीं पता था उनको ट्रेन कैसे करना है, क्या करना है, उनको रोकना कैसे है, मोड़ना कैसे है, लेग चेंज, उनको ये करना है, वो करना है, उनका मुंह हल्का कैसे करना है। वो सारी चीज़ें आसिफ यार से, आसिफ भाई से सीखी। और इधर मोने के पुराने उस्ताद होते थे, हाजी कासिम था एक, और हाजी अशरफ था एक, और कई सवार थे, उनसे सीखी, हर बंदे से सीखा, हर बंदे से पूछा। सो मेरा खेलने का भी उतना ही पैशन है जितना घोड़े को ट्रेन करने का पैशन। सर जैसा कि आपने जिक्र किया आप घोड़े को ट्रेन करने का, आप कोचिंग भी करते रहे हैं, तो किस एरिया में, किस कंट्री में आपने कोचिंग की? कोई ऑफिशियल टीम थी किसी कंट्री की, या कहाँ, किस लेवल तक आप कोच? मुझे एक्चुअली ईरान वालों ने बुलाया था, और मैं वहाँ 5 साल जाता रहा, समर्स में 3-3, 4-4 महीने। वहाँ उनके प्लेयर्स को भी कोच करता था, उनके साथ खेलता भी था, उनके घोड़े भी ट्रेन करता था, उनको, उनके बंदों को भी सिखाया कि किस तरह घोड़े ट्रेन करने हैं, इनको किस तरह सेट करना है, अच्छा किस तरह परफॉर्मेंस करें, ताकि उनके बंदे सीख जाएं, ताकि वो खुद अपने घोड़े अच्छे ट्रेन कर सकें। फिर उनकी कोचिंग भी करता रहा, फिर अंपायरिंग भी की, इंग्लैंड में भी बहुत की। इंग्लैंड में भी एक टीम का मैनेजर रहा मैं 1 सीज़न के लिए। तो मुझे भी हर जगह जाने से मुझे भी फ़ायदा हुआ, वहाँ के जो लोग थे उनसे सीखने को मिला, इंग्लैंड से सीखने को मिला। ईरानियों का डिफरेंट स्टाइल था, उनसे भी कुछ सीखी चीज़ें, इंग्लैंड में भी सीखी। अमेरिका में वेस्टर्न जो काउबॉय स्टाइल होता है वो भी किया, वेस्टर्न स्टाइल सैडल पे भी राइडिंग की। उनकी कॉन्सेप्ट्स, वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके काफ़ी फ़र्क है। देखें, इंग्लिश स्टाइल है राइडिंग का, आप कह लें, एक हमारा देसी स्टाइल है राइडिंग का, एक आप कह लें अमेरिकन स्टाइल है राइडिंग का, जो कि 3 मैंने किए। सब में थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिफरेंट है। सही। देखें, ऐसे होता है कि आपने ए से बी तक जाना है, लेकिन उसके शायद 2-3 रास्ते हों, पहुँचें उसी जगह। कोई जल्दी पहुँच जाएगा, कोई लेट पहुँचेगा, लेकिन पहुँचेंगे उसी जगह। घोड़ों में नस्लें सारी अच्छी हैं, आप ख़ास तौर पे ओवरऑल, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि मुझे घोड़ों के साथ एक लव है, तो उस हिसाब से आपको कौन सी ये ख़ास नस्ल है पसंद है? देखिए, हर डिसिप्लिन यानी नेज़ाबाजी के लिए एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, जंपिंग के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, पोलो के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। सो उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक ब्रीड होती है। उस नेज़ाबाजी के लिए लेट्स से देसी या मिक्स बेस्ट है। पोलो के लिए इस वक्त दुनिया में अर्जेंटाइन घोड़े बेस्ट हैं, या कई दफ़ा एंग्लो अरब्स खिला सकते हैं, या थॉरोब्रेड मिक्स खिला सकते हैं,
जंपिंग के लिए आपके वार्म ब्लड्स आ गए हैं बड़े जंप्स करने के लिए। यूरोपियन ब्रीड्स हैं, उसमें जर्मन है, आयरिश हैं, दूसरे हैं, तो वो डिसिप्लिन के मुताबिक है। लेकिन मेरा ख्याल है एज अ जनरल राइडिंग हॉर्स, एक जनरल घोड़ा जो कि सारी चीज़ें कर सके, नज़रबाजी भी भाग जाए, पोलो भी खेल ले, थोड़ी बहुत ही जंपिंग भी, आई थिंक जो मिक्सचर है ना देसी का और थारोब्रेड का या अरब का और थारोब्रेड का, वो घोड़ा जो है दोनों तरफ से आमतौर पे अच्छे वो कैरेक्टरिस्टिक्स ले आता है। और वो किसी भी डिसिप्लिन में डाले ना तो वो मे बी माइट नॉट बी द बेस्ट, लेकिन वो कर जाएगा। उसके पास एबिलिटी होएगी कि मिक्स घोड़ा भाग भी जाता है, पोलो भी खेल लेता है, थोड़े बड़े जंप भी कर जाता है। तो वो इस तरह का घोड़ा जो है जनरल राइड, आप जनरल राइडिंग करनी है उसके लिए भी वो काम कर जाता है। बस एक ही काम करना है तो फिर कोई ख़ास ब्रीड लें। सर आप खुद भी घोड़े रखे हुए हैं अपने लिए, अपनी सवारी के लिए, या कोई? जी, मैंने बचपन से ही घोड़े रखे हैं, वालिद साहब ने इनकरेज किया। मैं भी अभी पोलो खेल रहा हूँ और बेटा भी मेरा खेल रहा है। सो हमने कुछ हमारे पास मिक्स हैं, कुछ कच्चे से ख़रीदी हुई घोड़ियाँ हैं, कुछ हमारी अपनी घर की घोड़ियाँ हैं। हमारे पास 3 घोड़ियाँ जो कि 8वीं पुश्त हैं हमारे पास, अब तक चल रही हैं। मेरा ख्याल है फर्स्ट घोड़ी वो थी जब मैं 4-5 साल का था, तो वो हमारे पास थी, उसी की अभी तक नस्ल चल रही है। अभी भी 3 घोड़ियाँ उनमें से पोलो खेल रही हैं। एक वो देसी घोड़ी से शुरू हुई थी और वो अब तो शायद उनमें 1 और 2% देसी रह गया, बाकी थारोब्रेड है। फिर हमारे पास 3-4 घोड़ियाँ हैं जो कि पीछे से रिनाला में स्टड फार्म था मिसेस टेलर का, उसकी ब्लड लाइन की घोड़ियाँ हैं। वो भी कोई मेरा ख्याल है 7वीं पुश्त है हमारे पास। 3 घोड़ियाँ वो हैं, 4 घोड़ियाँ। सो हमने 77 में मेरा ख्याल है या 76 में रेसेस बंद हुई यहाँ पे लाहौर में। भुट्टो साहब आए और रेसेस पे बैन लग गया, तो उस वक्त हमने बड़े सस्ते बिके थारोब्रेड घोड़े, हमने उस वक्त 1 स्टैलियन और 4 घोड़ियाँ ख़रीदी। मेरा ख्याल है उस वक्त 14 साल का था, मुझे कोई इतना ज़्यादा पता भी नहीं था, लेकिन वालिद साहब ने कहा कि मौका है, अच्छा लोग घोड़े बिक रहे हैं तो आप ले लें। मैं और वो आए, इसी रेस क्लब में आए और स्टैलियन ख़रीदा मैं 3000 का। माँ बाप दोनों इम्पोर्टेड थे, बीबी आपदा के स्टड का था वो। फिर 2 घोड़ियाँ हमने मिसेस टेलर के स्टड की ख़रीदी और 2 किसी और के स्टड की। अगर आज मुझे कोई कहे ना कि जी वो घोड़े सारे अवेलेबल हैं और आज आपको चॉइस दी जाए, तो मेरा ख्याल है मैं बहुत अच्छे घोड़े चुन के ख़रीदता। उस वक्त समझ नहीं थी, एक घोड़ी मैंने ले ली सिर्फ रंग की वजह से, सही पता ही नहीं था मुझे, गोल्डन कलर की घोड़ी थी, मुझे इतनी खूबसूरत लगी, मैंने वाले साहब को कहा ये ले लें। हालांकि उसकी ब्रीडिंग अच्छी नहीं थी, वो कोई बड़ी हाई क्लास घोड़ी नहीं थी, बस रंग की वजह से ले ली। सो खैर वो भी अल्लाह का शुक्र है हमने ले ली घोड़ियाँ। वो अब उसके बाद फिर और अच्छे अच्छे स्टैलियंस मिक्स होते गए, इंपोर्टेड स्टैलियंस के बच्चे ऐड होते गए, उन्हीं घोड़ियों से चलते 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 आज वो हमारे पास 7-8 घोड़ियाँ जो हैं वो किसी भी इंपोर्टेड घोड़े के मुकाबले में है। घोड़े की कमर पे मुख्तलिफ स्पोर्ट्समैन बैठते हैं, कुछ लोग हैं जो शौकीन हजरात हैं वो भी सवारी करते, पोलो में है, इक्वेस्ट्रियन में जितनी भी गेम्स आती हैं वो भी घोड़े पे ही सवार होते हैं। जो मेन वर्ड है जिसको हम कहते हैं सवार, वो क्या है? आई थिंक देखें ना, डिसिप्लिन सारे फ़र्क है, इक्वेस्ट्रियन गेम सारी फ़र्क है, हर एक की चीज़ें फ़र्क हैं। रेसिंग है,
वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम अदर स्पोर्ट। पोलो डिफरेंट है, नेज़ाबाजी डिफरेंट है, जंपिंग डिफरेंट है, आर्चरी डिफरेंट है। कोई भी स्पोर्ट है घोड़े के साथ, बिकॉज दो चीज़ें हैं, एक इंसान है एक घोड़ा है, दो डिफरेंट जानने हैं, तो उनको इकट्ठा करके ही वो स्पोर्ट जो भी इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट है वो करते हैं। उसका इंसान और घोड़े का आपस में सिंक होना, उसका एक वजूद बन जाना, चाहे वो रेस है, चाहे नेज़ाबाजी है, चाहे पोलो है, चाहे कुछ भी है, इंसान का और घोड़े का एक हो जाना, यानी कि वो एक माइंड से चले हैं, एक उनकी डायरेक्शन हो, एक अंडरस्टैंडिंग हो, एक, तब जाके वो एक्सेल करेंगे उसमें जी। क्योंकि पाकिस्तान में घोड़ों की बहुत ज़्यादा बात हो रही है रिसेंट, पिछले 6-7 साल से नेज़ाबाजी में बहुत ज़्यादा अरूज आया। पोलो भी बड़ी कदीम जो है खेल है, नेज़ाबाजी भी कदीम है। पोलो के साथ साथ आप नेज़ाबाजी में जो तादाद बढ़ी, घोड़ों की क्वालिटी अच्छी हुई, कहाँ फ्यूचर देख रहे हैं नेज़ाबाजी में? आई थिंक जब हम हमारे बचपन में घोड़ों के नंबर्स थोड़े थे, लेकिन जो नेज़ाबाजी में सवार और घोड़े थे वो दोनों बेहतर थे। सवार भी अच्छे थे बिकॉज ट्रेडिशनली सवारी आ रही थी, कुछ उनको समझ अच्छी थी, कुछ अच्छे सवार जो भी उनके कॉन्सेप्ट्स थे, सवारी अच्छी थी, रखने का तरीका था, जो भी था, घोड़े भी अच्छे थे। फिर बीच में वक्त आया, मिक्स घोड़ों की तरफ सारी दुनिया भाग पड़ी और जो देसी घोड़ा है वो पीछे रह गया। उस वक्त अच्छी अच्छी लाइंस, अच्छी अच्छी ब्रीड्स ज़ाया हुई, उनको उनका ख्याल नहीं रखा गया, उनको आगे ब्रीड नहीं किया गया, मिक्सिंग हो गई बहुत सारे। लेकिन अब दोबारा आई थिंक बहुत ज़्यादा, जैसे आप कह रहे हैं कि इंटरेस्ट पैदा हो गया। कुछ मेरा ख्याल है सोशल मीडिया की वजह से, कुछ इसलिए कि ये जो बेल्ट है, खारियाँ, गुजरात, गुजरांवाला, मंडी, ये सारा बेल्ट जो है मीरपुर, आई थिंक इन्होंने काफ़ी पैसा पंप इन किया है घोड़ों में और शौक को बढ़ाया है। उसकी वजह से पूरे पंजाब में, पूरे मुल्क में शौक बढ़ गया और घोड़ों, देसी घोड़ों की वैल्यू बड़ी बढ़ गई। वैल्यू की वजह से लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ता है, फिर उसमें बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाता है, शौक भी आ जाता है, सारी चीज़ें ये इन्वॉल्व हो के अब उसका इंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट बढ़ता है ना, और जब चीज़ पे वैल्यू लग जाती है, सीधी बात है, अगर आज देसी घोड़ा लाख रुपए का होता ना तो कोई उसको वैल्यू ना करता। आज देसी घोड़ा है 30, 40, 50 जितने भी लाख का, तो आज हर बंदा उसको वैल्यू करता है। जब वैल्यू करता है ना तो उसको लुक आफ्टर भी करता है, उस पर ध्यान भी देता है, उसका ख्याल भी रखता है, उसको आगे ब्रीड भी करता है, उसको खुराक भी देता है, उसको ट्रेन भी करवाता है, बिकॉज वैल्यू है उसकी। पहले क्यों नहीं था? बिकॉज पहले वैल्यू नहीं थी। अब उसकी वैल्यू, सोशल मीडिया कह लें, प्राइस कह लें, जो भी कह लें, आज देसी घोड़े की वैल्यू है और उस वैल्यू की वजह से उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है और बहुत सारे नए लोग उसमें आए हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे घोड़े खरीदे हैं। दूसरी बात यह है कि ब्रीडिंग शोज़ हो रहे हैं, घोड़ियों के शोज़ हो रहे हैं, स्टैलियंस के शोज़ हो रहे हैं, उनकी वैल्यू बनी है, उनकी अवेयरनेस हुई है। अब बहुत सारे घोड़े अच्छे स्टड पे खड़े हैं। अब जब मलिक नईम साहब ने घोड़ियों की शोज़, ब्यूटी शोज़ शुरू कर दिए, घोड़ियों की भी वैल्यू चली गई है ऊपर। सो वो एक सारा सिस्टम बन रहा है और बन गया है, जिसकी वजह से आई थिंक इन द नियर फ्यूचर और आगे तक भी देसी घोड़े कॉन्फर्मेशन में भी इम्प्रूव होएंगे, उनकी ट्रेनिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी, उनकी लुकिंग आफ्टर भी इम्प्रूव होएगी, उनकी नस्ल व नमा बेहतर होएगी,
बच्चों को लोग वाइटामिन्स देंगे, उनकी बोन बनेगी, हाइट बनेगी, सारा कुछ होगा। तो आई थिंक बहुत ब्राइट फ्यूचर है। सर नए आने वाले जो सवार हैं, यंगस्टर हैं, ख़ास तौर पे सवारी सीखना चाह रहे हैं, फिर आगे मुख्तलिफ गेम्स हैं जिसमें जिसका इंटरेस्ट होगा वो जाए, उनको उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहें? आई थिंक जो भी बंदा नेज़ाबाजी में आज घुसना चाहता है और करना चाहता है, उनको पहले अपनी सवारी अच्छी करनी चाहिए। सवारी कुछ किताबें भी पढ़ें, कुछ दुनिया से सीखें, कुछ कोई किसी सवार के पास जाएं, कोचिंग लें, बैठना कैसे है, रकाब कितनी लंबी हो, उसका हाथ किधर हो, उसकी टेंशन कितनी हो हाथों में, ये सारे बैलेंस अपना किधर बैठना है, वो सारी चीज़ें सीखें और फिर प्रैक्टिस करें। हर गेम की बात है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो आई थिंक सवारी पे कंसंट्रेट करना बड़ा ज़रूरी है जो नए लोग नेज़ाबाजी में आ रहे हैं। सर पोलो में अक्सर देखा है कि घोड़े के साथ साथ घोड़ियों भी जो है ना वो प्लेयर्स के पास होती है, तो इसकी क्या वजह है? स्टेमिना का कोई इशू है घोड़े में, घोड़ियों में ज़्यादा होता है? तो वो काइंडली हमारे साथ शेयर करें। जी, दुनिया में हर जगह घोड़ियाँ ज़्यादा खेलती हैं घोड़ों से, ये एक समझ लें फैक्ट है कि घोड़ियाँ जो हैं वो ज़्यादा मेहनत करती हैं गेम्स में, ज़्यादा विलिंग है टू प्ले। घोड़े भी खेलते हैं अच्छे, स्टैलियंस भी खेलते हैं, बट जनरली अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो घोड़ियाँ ज़्यादा बेहतर खेलती हैं स्टैलियंस से। तो इसलिए लोग सारी दुनिया में ज़्यादा घोड़ियाँ खिलाते हैं और विलिंगनेस उनकी जो है और ट्रेनबिलिटी, ट्रेन जल्दी होती हैं, ज़्यादा आसान होती हैं, इसलिए घोड़ियाँ ज़्यादा खेलते। इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स की बात करें सर हम, ईएफपी पाकिस्तान में जो हमारी ईएफपी है उसने नेज़ाबाजी के साथ साथ हॉर्स बैक आर्चरी को भी इंट्रोड्यूस करवाया। इन फ्यूचर हम देख रहे हैं कि हॉर्स जंपिंग की तरफ भी जा रही है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? आई थिंक जो है हर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट को जो है इसको फेडरेशन को हर स्पोर्ट को सपोर्ट करना चाहिए। उसमें उन चाहिए कि कोचेस लाएं। देखें, अब सोशल मीडिया का दौर है, जो मैंने देखे इन द पास्ट फ्यू इयर्स हर शहर में राइडिंग स्कूल खुल गए हैं, हर शहर में। प्रॉबेबली लाहौर में मेरा ख्याल है कोई 15 तो होंगे राइडिंग स्कूल कम अज कम। बेदियाँ से लेके रायविंड रोड से लेके रेंजर से लेके आर्मी के से लेके पोलो क्लब से लेके शायद टेंट पैकिंग का भी कोई हो स्कूल जहाँ सिखाते हो। सो बहुत सारे राइडिंग स्कूल्स हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में है, पिंडी में है, आई थिंक इवन सरगोदे में है, जंग में भी वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वालों ने बहुत सारों ने राइडिंग स्कूल्स खोल लिए हैं अपनी फैसिलिटी के लिए, अपने स्टूडेंट्स को फैसिलिटी देने के लिए। चांद बाग में है, HSN में है, हसन अब्दाल में है, और छोटे छोटे हमारे पास यहाँ पे लाहौर पोलो क्लब में राइडिंग स्कूल है जो पिछले 30 साल से चल रहा है, और यहाँ पे लाहौर के हर स्कूल से बच्चे आते हैं। सुबह भी राइडिंग होती है, शाम को भी होती है, और हम ट्राई करते हैं कि जो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करें उनको नेज़ाबाजी भी सिखाएं, उनको थोड़ी पोलो भी सिखाएं, उनको जंपिंग भी सिखाएं, और जिसमें उनका इंटरेस्ट होगा, जिस डिसिप्लिन में, उसमें वो आगे अपने आप को ले जाएं। हम तीनों ऑप्शंस देते हैं, तीनों करें, जो पसंद आए वो आगे जाएं। इसी तरह जो बाकी स्कूल्स हैं, राइडिंग स्कूल्स हैं लाहौर में, वो हैं, वो भी सारे राइडिंग छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों तक, जो भी सीखना चाहता है, जिस एज पे सीखना चाहता है, अवेलेबल है राइडिंग स्कूल्स। सो माशाल्लाह, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फ्यूचर। जी नाजरीन, ये थे हमारे साथ प्रेसिडेंट लाहौर पोलो क्लब मलिक आज़िम हयात नूर।
इन्होंने बड़ी तफसील के साथ हमें पोलो के बारे में बताया। हमारे काफ़ी नाजरीन ऐसे हैं जो सिर्फ नेज़ाबाजी और सवारी के बारे में सुनते थे, आज पोलो के बारे में भी बड़ी डिटेल से इन्होंने हमारे साथ उसके बेसिक जो रूल्स हैं वो हमारे साथ शेयर किए। सवारी जो है वो कैसे की जाती है, सवारी के बेसिक जो असूल हैं, उनके जो कानून हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में बताया। नेज़ाबाजी भी करते रहे हैं, शो जंपिंग भी करते रहे हैं, पोलो के भी अच्छे खिलाड़ी हैं। तो नाजरीन, मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ, नए जोश के साथ, नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।